गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका फिर से इस नए लेक्चर में फिर से स्वागत करते हैं और आप सभी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी कैसे हैं, मस्त हैं या मगन मस्त हैं। यदि मस्त है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और हम आपकी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने का। ठीक है, तो आज हम इसमें क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, और यह आपका चैप्टर 2 होने वाला है क्लास 10th के मैथ का, और जिसमें हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और जिसमें हम कुछ बेसिक जानेंगे, बेसिक कुछ क्या कंप्लीट बेसिक जानेंगे, और साथ ही साथ हम 2.1 को भी इस लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ ज़्यादा देर न करते हुए। यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जाइए पहले अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, और चाहे तो वो 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉम्पिटिशन में हो, किसी भी क्लास में हो, इस चैनल को आप जाके इन्हें शेयर करें और बोलें उनसे कि इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, 9, 10, 11, 12 प्लस कंपटीशन वालों के लिए, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो IIT की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो JEE की तैयारी कर रहा हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, तो यदि उसे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए अभी सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में मैं सबसे फर्स्ट में आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो नाम है वो है बहुपद। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम बहुपद है। ठीक है, यदि आप साइंस पढ़ते होंगे तो साइंस में कुछ भी नाम आ जाए उसके नाम का पहले आप अर्थ जान लेते होंगे। इसी प्रकार से मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा, और मैथ में भी आपको सारे के सारे प्रॉब्लम है उन्हें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है, किसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बहुपद कहते किसे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा बहुपद किसे कहते हैं तो आप क्वेश्चन को क्या सॉल्व करोगे, समझ रहे हो? क्योंकि इस बहुपद शब्द के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, अब समझो बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद उसे कहते हैं जिसमें केवल एक चर हो। अब ये क्या बात हुई, जिसमें केवल एक चर हो उसे अपन बहुपद कहते हैं। अब चर कैसा होता है? ठीक है, चर कैसा होता है? ठीक है, तो चर से पहले मैं आपको कुछ बहुपदों के उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ax + b, सेकेंड ax² + bx + c, थर्ड ax³ bx² + cx + d। इस प्रकार से आपको थर्ड मैंने उदाहरण दे दिए हैं, और इन तीनों उदाहरणों में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। बहुपद आप सभी को क्लियर हो गया जिसमें चर एक हो, वह बहुपद या वह समीकरण। ठीक है, ये वह बहुपद जिसमें चर एक हो उसे अपन बहुपद कहते हैं, जिसमें केवल और केवल एक चर होगा। ठीक है, और चर पर थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सभी मैंने बहुपद लिख दी 1, 2, 3। अब ये तीनों बहुपद है, इन तीनों बहुपदों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, क्योंकि कोई भी संख्या लिखोगे उससे पहले उसका नाम जरूर बन जाता है, क्योंकि बिना नाम के तो लड़का भी पैदा नहीं होता। जब भी आपके घर में कोई पैदा होता होगा तो उसका भी आप नामकरण करते होंगे, तो इसी प्रकार से इनका भी कुछ ना कुछ नाम तो दिया ही होगा इस चैप्टर में। तो इन सभी के नामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इन सभी के नाम दिए क्या है। ठीक है, और उससे पहले मैं बहुपद बता दूँ चर। अब देखो, चर और अचर पर चर्चा कर लेते हैं अपन। चर और अचर, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये बात समझो पहले तो। ठीक है, क्योंकि आपको चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। अब अचर क्या होता है, यदि किसी जो XYZ होते हैं अपने A से लेकर Z तक, उनके सामने यदि कोई संख्या लगी है उसे अपन कहते हैं अचर, और यदि कोई XYZ या A से लेकर Z तक कोई भी पद लगा है उसे कहते हैं अपन चर। कैसे? जैसे 2x मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 2x। अब इसमें से जो 2 होगा वो क्या होगा, अचर होगा, और x होगा वो चर होगा। आई बात समझ में? यदि नहीं आई तो और अच्छे से समझते हैं, अभी क्लियर करते हैं। देखो, यदि मैंने यहाँ पर 5/, लिखा, क्या लिखा, 5/, लिखा। देखो, चेंजिंग दोनों कर दिए मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ये चेंज होगा या ये चेंज होगा, जिस वाली कोई भी बात नहीं है। एक बात समझो, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि इसमें इंग्लिश वर्ड आ रहा है, यहाँ पर मैथ वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर मैथ वर्ड आ रहा है तो जो क्या है, एक अचर राशि है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक चर राशि है। दूसरी भाषा में ये समझो, यदि किसी ABCD, A से लेके Z तक किसी भी उसके सामने कोई भी पद लगा है तो वो पद हमेशा अचर होगा। इस प्रकार से यदि मैं इसे AX लिखूँ, क्या लिख दिया, AX लिख दिया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अब आपके में जा रहे हैं कि सर ये भी A है और ये भी X है, यानी कि है तो ये सभी ABCD, तो ये दोनों के अचर होंगे।
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो इसमें फिक्स है इसका मान, तो ये तो क्या होगा, चर होगा। बट एक ही जगह पे कोई ना कोई मान आएगा ही आएगा, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, इसलिए ये क्या होगा, नंबर ऑफ कोई संख्या होगा, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, अब इतनी बात से आपको यह क्लियर होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो यदि आप इनकी परिभाषा चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हो। यदि किसी XYZ के सामने कोई संख्या लगी रहती है उसे अपन अचर कहते हैं, और यदि किसी संख्या के साथ में XYZ लगा होता है उसे अपन चर कहते हैं। आई बात समझ में? अब इतना आ गया तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि अब इन बहुपदों के नाम क्या होंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया वो बहुपद किसे कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं बहुपद, जिसमें चर एक हो, जिसमें चर एक होता है उसे अपन बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी तरफ, जिसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है। देखो इसमें से OT भी काफ़ी सारी पूछी जाती है, तो आप अच्छे से मन लगा के पूरे लेक्चर को देखें। यदि आपने लेक्चर को मिस कर दिया तो समझ लो आपने OTओं को मिक्स कर दिया, और बहुत मिस कर दोगे और समझ लो काफ़ी सारे नंबर कट जाओगे, तो फिर जो आपका सपना है 95+ लाने का, वो सपना का सपना रह जाएगा। ओके, अब देखो इसका जो नाम है वो है आपका रैखिक बहुपद। क्या नाम है इसका नाम, रैखिक बहुपद। जब इसका नाम रैखिक बहुपद है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब इसका नाम द्विघाती बहुपद है तो इसका क्या नाम है, और इसका नाम है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब सर जी कैसे आपने नाम लिख दिए, अब ये तो समझ में नहीं आया कि सर इसका रैखिक समीकरण, इसका द्विघाती बहुसमीकरण, इसका त्रिघाती। अब ये आपने कैसे रख दिया, हमें कैसे पहचाने कि यही रैखिक समीकरण है या यही त्रिघाती समीकरण है, समझ आ रही। अब उस बात को मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है। तो इस बात को दिमाग से खोल के तारों को अच्छे से समझना। यदि जिसमें चर, ये क्या चर, ये क्या इसमें चर, ये क्या इसमें चर, और ये क्या अचर, अचर और अचर। तो अचर से तो हमें कोई भी मतलब नहीं, ओनली चर से मतलब है। किससे मतलब है, चर से। ठीक है, यदि चर की घात, क्या घात देखनी है, यदि चर की घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण है, यदि चर की घात 2 है तो वो द्विघाती समीकरण है, यदि चर की घात 3 है तो वो त्रिघाती समीकरण है, सॉरी बहुपद है, समीकरण नहीं है बहुपद है। समीकरण अपन चैप्टर 7 में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो समीकरण नहीं है, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद कौन सा है, देखो यदि जिसमें कोई घात नहीं लगी रहती उसके सामने कौन सी घात रहती है, एक घात रहती है, और जिसमें एक घात है उसे कहते हैं अपन रैखिक बहुपद। आई बात समझ में? विशेष तरीका से ध्यान रखना, जिसमें एक घात होती है उसे अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि OT में पूछ लिया जाए कि रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए, तो आप चाहे तो इसे दे सकते हो ax + b, चाहे इसे इस प्रकार से दे सकते हो 2x + 3। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अचर होते हैं। इसमें जो चर होता है जिसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। आई बात समझ में? अब देखो इसे, ठीक है, अब इसमें चर्चा करो तो जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2, और जिसमें चर की घात 2 होगी उसे कहेंगे अपन द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, यानी कि इसमें चर की घात 2 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन द्विघाती बहुपद। आसानी से पहचान सकते हो, जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो, उसे अपन द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब इसमें देखो जिसमें चर की घात कितनी हो, 3 हो, जिसमें यदि चर की घात 3 होगी तो उसे क्या कहेंगे अपन त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्या, जिसमें चर की घात 3 हो उसे अपन त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आसान तरीका से आप पूछ सकते हो कि कौन सा रैखिक समीकरण, कौन सा द्विघाती समीकरण, कौन सा त्रिघाती समीकरण है। और इसमें जो अधिकतर सम पढ़ने वाले वो है हमारा द्विघाती बहुपद। क्या पढ़ेंगे इसमें, अधिकतर पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। देखो अधिकतर नाम ऐसा है द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण भी निकल जाता है, क्योंकि यह समीकरण के जैसा ही क्वेश्चन है। वो जो चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इससे आप ध्यान में रखना ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। और द्विघाती बहुपद के बारे में हमें पूरा डिस्कस करना है, और इसके बारे में ही मैंने पूरा पढ़ना है। यदि इनकी परिभाषा पूछ ली जाए या पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं, जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघाती समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि इतना समझ में आ गया तो अब चलते थोड़ा सा आगे कि जो तो अपना हो गया कौन सा समीकरण किस प्रकार से है। ठीक है, अब आएंगे इनके शून्य। ठीक है, यदि इनके शून्य पूछ लिया जाए कि यदि इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, यदि इनके शून्य पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, शून्य पूछ लिया जाए, अब तो शून्य।
ठीक, ये यानी कि यदि रैखिक समीकरण के शून्य कितने होंगे, द्विघाती समीकरण के शून्य कितने होंगे और त्रिघाती समीकरण के शून्य कितने होंगे। तो विशेष तरीके से ध्यान रखना, देखो रैखिक समीकरण जो शून्य होंगे वो एक ही होगा। रैखिक बहुपद के जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे। द्विघाती बहुपद के जो रैखिक शून्य होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। यानी द्विघाती बहुपद के शून्य को दो होंगे और त्रिघाती बहुपद के शून्य को तीन होंगे। आई बात समझ, इतना बात समझ आ गया होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जिसमें जितनी घातें होती हैं उसके उतने ही शून्य के भी निकलते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके चैप्टर के ऊपर, क्योंकि ये तो हो गया अपना कितनी शून्य के निकलेंगे, इसकी कितनी घातें हैं और इसे क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुत अच्छे से सीखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो पहले चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। जो स्टूडेंट न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको कंप्लीट मिलने वाला है। यहाँ पर क्लास 10th ना 12th 9th 10th 11th 12th प्लस कंपटीशन कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको इस चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये तो हो गया आपका इनके नामों के बारे में और नाम आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखो ये तो अपने नाम होंगे। ठीक है, कौन से किसे कहते हैं ये भी समझ लिया, किसके कितने शून्य होते हैं ये भी समझ लिया और बहुत कुछ सीख लिया। तो अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनके शून्यकों के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको शून्य को बताए थे। ठीक है, तो देखो द्विघाती बहुपद आता है एक, तो द्विघाती बहुपद, एक होता है त्रिघाती बहुपद। तो एक बताया था क्या मैंने, रैखिक बहुपद। तीन नाम बताए थे, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, रैखिक बहुपद। मैंने द्विघाती क्यों लिखा है पहले, क्योंकि यही हमारा हाईलाइट है और इसी चैप्टर में हमें इसी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एक विशेष तरीका से ध्यान रखना, द्विघाती बहुपद आया है तो इसके जो शून्य होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, इसके जो क्या होंगे, शून्य होंगे और इसके शून्य होंगे क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। और त्रिघाती के जो शून्य होंगे वो अल्फा बीटा और क्या होंगे, साथ में गामा होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों होंगे। तो इसके जो रैखिक बहुपद के जो होंगे वो क्या होगा, ओनली अल्फा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्या होंगे, ये शून्य होंगे। तो इनके जो शून्यकों का नाम देते हैं वो क्या देते हैं, अल्फा बीटा द्विघाती वाले का, त्रिघाती वाले को अल्फा बीटा गामा, और खाली रैखिक बहुपद का देते हैं अपन ओनली अल्फा। ठीक है, तो जिसके नाम दे दिए। अब इसके बाद इसके पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसकी द्विघाती समीकरण के ऊपर चर्चा की जाए, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद में चर्चा की जाए कि द्विघाती बहुपद के शून्यक होंगे तो यदि शून्यकों का योग क्या आएगा और उनका गुणनफल क्या आएगा। इससे दो फॉर्मूले बनते हैं, एक शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का योगफल क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला इसका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्य कौन कौन से हो गए, अल्फा और बीटा, इसमें दो ही शून्य होते हैं तो ये क्या होंगे, अल्फा और बीटा। योगफल माने होता है प्लस, तो इसमें प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं बराबर माइनस के बी बट्टे ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी बट्टे ए। ठीक है, अब बी क्या होता है, इसमें बी होता है, बी क्या होता है, बी होता है माइनस एक्स का गुणांक, बी क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक। और ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बी क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड पेज इसमें क्या है, सेकंड में दिया होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो सेकंड में निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, जो क्या होता है उसका, जो होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है आपका सी बट्टे ए। क्या होता है, सी बट्टे ए। सी क्या एक अचर राशि और ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसे कहेंगे अपन अचर राशि या अचर पद, अचर राशि कह दो या अचर पद लिख देना, कुछ भी लिख दो। और इसके नीचे ए क्या है, ए का है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ठीक है, ये अपन दो लगाते हैं और इन्हें किसके लिए लगाते हैं, इन्हें लगाते हैं इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, या इसका यूज जांच करने के लिए किया जाएगा या इनका यूज बहुपद को निकालने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से इनका यूज दो ही तरीके से किया जाएगा, या इसकी जांच करने के लिए जो आपको समीकरण दिया, सॉरी बहुपद दिया हुआ उसका। तो ये बात क्लियर है, तो इसे मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी।
देखो इसमें से काफ़ी सारी ओटी पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान से इसे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सा और चर्चा कर लेते हैं। देखो द्विघाती बहुपद होता कैसा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, द्विघाती बहुपद, क्योंकि पूरा चैप्टर द्विघाती बहुपद के ऊपर ही है, ठीक है। द्विघाती बहुपद कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस प्रकार का होता है द्विघाती बहुपद। यदि इसमें मैंने बराबर में 0 लगा दिया जाए तो ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो अपन खाली चर्चा बहुपद पर कर रहे हैं, ना कि समीकरण पर कर रहे हैं। अगर समीकरण पर करेंगे तो उसे भी चर्चा डिटेल से करेंगे, बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो यदि इसमें इस प्रकार का कोई समीकरण दिया हो तो इसके 2 शून्य निकलते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो देखो यदि इसकी जगह पर मैं कोई भी एक समीकरण ले लो आप, कोई भी, जैसे x² माइनस के 2x माइनस के 8, इस प्रकार से आपने कोई समीकरण ले लिया और इससे आप सॉल्व करोगे ना तो इसमें 2 मान आएंगे, x बराबर 4 और एक आएगा x बराबर माइनस के 2। इस प्रकार से आपको कितने मान प्राप्त होंगे, इसके 2 मान प्राप्त होंगे। तो 2 मान में जो पहला मान होगा उसे अल्फा कहेंगे, जो दूसरा मान होगा उसे बीटा कहेंगे, ठीक है। पहले मान को क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, और दूसरे मान को बीटा कहेंगे। यदि इसकी जांच पूछ ले कि इसकी जांच कीजिए कि संबंध सत्य है या नहीं है, तो आपको अल्फा का मान यहाँ, बीटा का मान यहाँ रखना है, और बी क्या होगा, देखो इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ए क्या होगा आपका, ए का मान, ये क्या होगा आपका बी का मान, ये क्या होगा आपका सी का मान। इस प्रकार से इनकी तुलना करेंगे और ए बी सी के अपन मान निकाल लेंगे, और जो ए बी सी के मान आएंगे अपन यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे और सिंपली यदि इन दोनों का मान बराबर आता है तो संबंध सत्य हो जाएगा, यदि इन दोनों का मान बराबर नहीं आता है तो संबंध असत्य हो जाएगा। इतनी बात आप सब्जी को समझ में आई। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ये तो हो गया अपना द्विघाती बहुपद का। यदि बाई चांस इसमें त्रिघाती बहुपद का पूछ लिया जाए तो उसमें क्या होगा, यदि आपको इसमें त्रिघाती बहुपद का पूछ लिया जाए तो उसमें क्या लिखेंगे आप, कौन सा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो अच्छे से समझो, यदि आपको त्रिघाती बहुपद का पूछ लिया है तो त्रिघाती बहुपद का जो समीकरण होता है वो इस प्रकार से होगा, ax⁴ 3 bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या हो गया आपका त्रिघाती का एक समीकरण हो गया। चाहे तो आप इसमें कोई भी समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई भी, मैंने तो ये मन से लिख दिया है, ठीक है। अब इसका जो भी मान आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आप एक समीकरण लिख सकते हो जो आपको बुक में मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें से जो शून्य का निकल के आएंगे 3 आएंगे, जैसे x का मान मान लो पहला 2 आया, दूसरा 3 आया और तीसरा x बराबर 4 आया। इस प्रकार से मैंने मान लिया कि इसमें 3 मान आएंगे, तो पहले का जो नाम देंगे अल्फा देंगे, दूसरे का जो नाम देंगे बीटा देंगे, तीसरे का जो नाम देंगे वो क्या देंगे, गामा देंगे। इस प्रकार से आपको सिंपली इनका क्या करना है, नाम देना अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जैसे अपन पहले दे रहे थे। तो यदि इनका नाम दे दिया तो इनकी भी जाँच किस प्रकार से करोगे आप, तो इनके लिए भी फॉर्मूले कुछ ना कुछ बनाए होंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब इनके जो फॉर्मूले उनके क्या है, यदि त्रिघाती समीकरण के फॉर्मूले भी कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो कभी भी सवालों को यूज करने के लिए नहीं किए जाते, खासकर 2.4 में किए जाते हैं जो अपनी प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो इसमें यूज करने वाले नहीं है, बट ये ओटी में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फुल डिटेल्स का मतलब यही है कि टोटल आपको जानकारी उसमें होनी चाहिए। देखो मैं ऊपर से पढ़ा दूँ, आपके नंबर आ जाएँ, उससे भी कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ करोगे नहीं। तो आपको सीखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो अक्षर क्या है, ए। सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, योग। योग क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा गामा। यदि तीनों का योग कर दे तो क्या आएगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, माइनस की b/a। क्या होगा, माइनस की b/a। इसे कहेंगे योग, शून्यकों का योग। क्या कहेंगे, शून्यकों का योग। कोई अच्छा कोई एक आधी टीचर इनका नाम बताएगा, बट मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ तो आपको इनके नाम भी बताऊंगा। अब इसमें बी क्या होगा, देखो जिसे बता दे नहीं है बट मैं बता दूं, बी क्या होगा, बी होगा x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक, ठीक है। अब ए क्या होगा, ए होगा x⁴ का गुणांक, ठीक है। क्या होगा, x⁴ का गुणांक। सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला लगता है वो होता है 2 शून्यों का गुणनफल और सभी का क्या होगा, योगफल, इस प्रकार से, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल किया प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा c/a।
क्या आएगा c/a, और c क्या होगा x का गुणांक, ठीक है, और a क्या होगा x³ का गुणांक। अब थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका इनका गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो होगा आपका माइनस के डी बट्टे क्या होगा माइनस के डी बट्टे ए, और माइनस के डी क्या है अचर राशि, ठीक है, अपॉन ए क्या है x³ का गुणांक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिंपली यदि त्रिघातीय समीकरण आया तो सॉरी बहुपद आ जाए तो आपको इस प्रकार से यूज करने हैं फॉर्मूले, ठीक है। बट त्रिघातीय बहुपद आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट ये ओटी में देखने को मिल सकता है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इन ओटियों के हिसाब से पढ़ो। अब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये नहीं आने वाला है। और हमारे चैनल पर आपको सबर 50 का बैच चलेगा जो आपके एग्जाम से थोड़े से दिनों पहले होगा, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए मैं से रब करता हूँ। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में और फिर चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। बहुत अच्छे से अपन समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, आप सभी कमेंट करके बताएं आप सभी को इतना समझ में आया या नहीं आया। देखो ये तो अपने हो गए इनकी चर्चा करने वाली बात। अब थोड़ा सा ना एक लेवल पर चर्चा की जाए। देखो ये फॉर्मूला है, जो सवाल आपको नहीं आता है उसे सरल बनाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, और उस फार्मूले को आप देखो तुरंत लगाओगे तब भी नंबर मिलेंगे, नहीं लगाओ तब भी नंबर मिलेंगे। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, वैसे तो इससे का विदाउट फार्मूला यूज कराऊंगा, और जहाँ जहाँ जो बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं तो हमारे साथ बने रहें। मैं आपको इस प्रकार से कराऊंगा, आप चुटकियों सवालों को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योगफल दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ, आपको सिंपली इन्हें मान पढ़ करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यदि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 2 दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली x², इसमें रखना है क्या -3, ठीक है, x प्लस इसकी जगह पर रखना है 2, तो x² माइनस प्लस के 3x, ठीक है, और प्लस 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सिंपल ही करना है। तो इस फॉर्मूले को आप विशेष तरीके से याद रखना, इस वाले फॉर्मूले को, जिस छात्र को इस सवाल में प्रॉब्लम आएगी जिसे मैं इसी फॉर्मूले से कराऊंगा, ठीक है। मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको जौन सा अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। ओके ना दोस्तों, तो अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ, और इतनी आपको सभी की नॉलेज क्लियर समझ में आई या नहीं आई एक बार आप सभी जरूर बता दें, ठीक है। तो आप सभी जरूर बताएं कि आप सभी को इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और 2.1 में जो पढ़ने वाले हैं, 2.1 में जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपली सवाल हैं और उन्हें मैं कराऊंगा तो नहीं, आप सभी उनका कमेंट करें और उनके कमेंट में ही आंसर दें, ठीक है। बट मैं वैसे कुछ सवाल अपने मन से लिख दूंगा बोर्ड पे और उन्हें आपको बताऊंगा। आपको आशा करता हूं कि वो सवाल आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आशा नहीं करनी है, समझो बात को, आपको सवाल सिखाने ही है, ये मेरा उद्देश्य है, आपको सवाल सिखाने का, ठीक है। मैं कोई भी 2, 4, 6 कितने भी क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पर, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बट आपको सवाल आने चाहिए, बात ये है, क्या आना चाहिए आपको, सवाल आने चाहिए। यदि जब तक आपको सवाल नहीं आएंगे तो आप समझ लो इसमें कुछ नहीं करने वाले। आप चाहो तो मैं आपके, ठीक है, क्वेश्चनों के सवाल लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो उससे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ, देखो वो है बेस में 2.1 का आंसर ही, ठीक है। तो उस लाइन में ही मैं आपको चेंजिंग कराऊंगा, उससे समझाऊंगा किस प्रकार से, तो आप बने रहे। देखो पहले मैं कोई चित्र बना देता हूँ, 1-2 चित्र बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से इसमें अक्ष होंगे x और y अक्ष, कौन से अक्ष होंगे, x और y अक्ष होंगे इस प्रकार से 1, 2। जी वाले जो अक्ष होगा उसे x, इसे x डैश, इसे y, इसे y डैश कहते हैं। आई बात समझ में, इतना बात समझ में कि x अक्ष कौन सा होता है, y अक्ष कौन सा है। तो जो सीधी लाइन दिख रही है इसे अपन x अक्ष कहते हैं, ये वाली लाइन दिख रही है इसे अपन y अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आपको जिस प्रकार से दिए आप उस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हो। तो ये बात समझ में, तो इस प्रकार से मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर दिया मैंने, एक लाइन बना दिया और इसे मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, जो हमारा चित्र फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड चित्र बनाते हैं, तो इसमें भी 2 ही लाइन होंगी, ठीक है। तो इसे अपन y कहेंगे, इसे y डैश कहेंगे, इसे x कहेंगे, इसे x डैश कहेंगे,
ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इस वाली लाइन को एक्स अक्ष, इस वाली लाइन को कहेंगे वाई अक्ष। तो इसमें भी एक मैं लाइन गुजार देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक लाइन गुजार दी। इसके बाद मैं चाहूँ जिस सेकंड को नाम दे सकते हो। इसी प्रकार से आपको थर्ड बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। सेम बनाना है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी। सिंपली आपको इसका क्या करना है, थर्ड देना है। तो इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से अपन लाइन को ले रहे हैं। इस प्रकार से मैं इसमें भी ले लेता हूँ एक लाइन कोई भी, ठीक है जी। आपका 2.1 का 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ही आपके कैसे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है। और 3 और हैं इसमें, टोटल जो क्वेश्चन है 6 है, ठीक है। तो पहले मैं 3 करा दूँ, उसके बाद और 3 कराता हूँ और अच्छे से समझ लो पहले तो कि आपको करना क्या है इनमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आने वाले हैं और साथ ही साथ ओटी में भी पूछ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से समझो पहले दिया क्या है, ठीक है। अब एक बात देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बताओ। यदि नहीं पढ़ा तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ो पहले दिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपका, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, ठीक है। इतना चीज़ दिया है और साथ ही साथ दिया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करके लाना है कि आपको px के शून्यकों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यदि px के शून्य, देखो किस पे पूछ रहा है, px पे पूछ रहा है। यदि py पे पूछ रहा तो थोड़ा सा और अलग चलते और मैं py के भी बताऊंगा, px के भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम px के बारे में जान लेते हैं कि px के शून्य क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है आपको क्या लिखना है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या डॉट 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 है। के लिए क्या लिखना था, शून्यों की संख्या डॉट डॉट है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। सिंपली आपको इस लाइन को उतार लेना है, ठीक है। यदि आपने इस लाइन को उतार लिया तो समझ लो ये पूरा 2.1 आपकी कंप्लीट खत्म हो गई, ठीक है। समझ आ गया क्या लिखना है, शून्यों की संख्या डॉट डॉट है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल, ठीक है। इसमें चाहे तो आप एक शब्द और लगा लो, केवल। अब डाटा केवल फेवल मत समझ लेना कि डाटा केवल तो नहीं है, इसमें कोई डाटा केवल वाली नहीं है, ठीक है। तो क्या शब्द लगाना है आपको, केवल डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब इतना समझ में आ गया होगा तो एक बात समझ आओ, यही क्यों लिखी। तो इसमें अपन को क्या देखना है, एक्स अक्ष को देखना है। सिंपली भाषा में क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष को पहचानिए कि एक्स अक्ष को कितनी रेखाओं पर काट रहा है। प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना। तो देखो ये वाली इसमें एक्स अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है। तो ये वाली लाइन एक्स अक्ष को कहीं पे काट रही है या नहीं काट रही। देखो इस लाइन को नहीं देखना है, ये तो एक पूरा अपना ग्राफ बनेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। इस वाली लाइन को देखना है, इसमें जो एक और लाइन मिक्स कर दी गई है ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन ये बताना है कि ये एक्स अक्ष को काट रही है या नहीं काट रही, एक्स अक्ष को यह काट रही है या नहीं काट रही। आप सभी बताएं यह एक्स अक्ष को काट रही है या नहीं काट रही। तो आप बता सकते हो कि यह एक्स अक्ष को नहीं काट रही। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। कितनी होगी, 0, क्योंकि यह एक्स अक्ष, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल, या कह सकते हैं या हटा देना यहाँ से, शून्य या एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। आपको सिंपली इस प्रकार से लाइन को लिख देना है। क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है शून्यों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या दिया है, तो आपको देखो सिंपली इस लाइन को देखना है, इस वाली लाइन को। अब इस वाली लाइन को आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है, काट रही है। और यहाँ पर काट रही है तो इसी को कहते हैं अपन एक्स अक्ष, जिसे कहते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ काट तो यहाँ पर भी रही है, बट ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष को नहीं पहचानना अपन को पहचानना कौन सा, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष सीधा गया है, इस पर कितनी रेखा पर काट रही है, तो किसी पे काट रही है, एक रेखा पर, ठीक है। तो इसे सिंपली यहाँ से माइनस कर दूंगा मैं, इसे रब कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि शून्यकों की संख्या कितनी है,
1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आई बात समझ में? अब इतना समझ में आई तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपको समझ में आ गया होगा तो सिंपली एक्स अक्ष जो है इसके बिंदु पहुंचाने कितने 1 2 3 कितने बिंदु हैं 3 बिंदु। तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो सिंपली आपको क्या लिखना है शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आई बात समझ में? अब देखो ये तो हो गए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन और 3 और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसे यहीं पर अब कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आप जैसे और स्टूडेंटों को क्या हो जाएगा भला हो जाएगा। और आप यदि दूसरे की मदद करोगे तो खुदा आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करें, बहुत अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके उतना सभी को शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों से बोले कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि सभी से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा यू प्रकार का सिंपल ये क्या होगी नली होगी। ठीक है, और इस प्रकार से इसका एक ग्राफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा इसका ग्राफ होगा। देखो थोड़ा सा उल्टा सीधा या ऐसे वैसे बन जाए तो आप अपनी बुक में देख सकते हो और बुक में देख के बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एक ग्राफ होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया 3 ग्राफ बना दिए, इस प्रकार से ग्राफ होंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा उल्टा है, इसे चेंज कर देते हैं, इसका क्या होगा। ओके, आप सभी मैं बस यही कहना चाहूँगा शेयर करें वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आप शेयर करोगे वीडियो को तो हमें भी अच्छा लगेगा। और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका एक्स अक्ष या आपका वाई अक्ष इतना तो आपको क्लियर और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन बिंदुओं के आप निकाल भी सकते हो और नहीं निकाल सकते तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इसके नहीं निकाल सकते। आई बात समझे? अब देखो इसके निर्देशांक इस प्रकार से रखने हैं आपको, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाने हैं। तो जो आपका फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो गया, जो कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद क्या आएगा 4 5th और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे मैथ्स के जो 2 पॉइंट बने हैं उसके डायग्राम हो जाएंगे और उनके जो आंसर है वो आपको ही बताने हैं। ठीक है, इन तीनों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तीनों के आंसर क्या आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या लिखना है। देखो इसमें अक्ष पर देखना है, इसके अक्ष पर देखना है, इसके अक्ष पर देखना है। तो इस प्रकार से सिंपली आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आएंगे। यदि आप पढ़ रहे हो अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करें जरूर। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया अपना एक्स अक्ष पर। यदि बाई चांस आपको वाई अक्ष पर पूछ ले तो आप क्या करोगे। ठीक है, यदि मान के चलो ये मैंने रेखीय दे दिया, इसी को दे दिया एक्स वाई ने इसी को दे दिया और इसी में मैंने आपको पूछ लिया कि एक्स अक्ष पर ना पूछते हुए यदि उसने क्या पूछ लिया वाई अक्ष पर लगा लिए। ठीक है, तो बाई एक्स बराबर पी बाई पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। तो उसमें आपको क्या देखना है जो बाई अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है, ये वाला ये वाले अक्ष पर देखना है कि कितनी रेखाओं पर ये अक्ष काटा जा रहा है। ये वाला जो अक्ष है वो कितनी रेखा बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, इसको देखना है अपन। ठीक है, सिंपली इसको देखना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें तो एक भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो शून्यों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स नहीं बाई, क्या लिखेगा यहाँ पर बाई लिख जाएगा। यदि बाई के लिए पूछ लिया जाए तो वैसे आपको क्वेश्चन में एक्स के लिए पूछेगा और एग्जाम में एक्स के लिए पूछेगा, बट मैं आपको बता दूं अगर बाई के लिए पूछ लिया तो क्या आप पढ़ रहोगे नहीं ना। तो अपने को तो पूरा सीखना है, समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्योंकि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी या 0 हो जाएगी क्योंकि ग्राफ बाई अक्ष को केवल 0 यानी कि 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आई बात समझो। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो जो आपका बाई अक्ष है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक ही बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे शून्यों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ बाई अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। सिंपली आपको इस प्रकार से लिखना है, इसमें भी आपको वही लिखना है। ठीक है, तो याद है आपको बाई की भी समझ में आ गई, क्या लिखना है शून्यों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ बाई अक्ष को 0 बिंदु यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो 2 पॉइंट बने वो भी हमने कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2.1 हो गया आपका। अब इससे जो 2.1 है अब कल करेंगे 2.2 को। ठीक है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें 2.2 को करेंगे। तो इसी में रब कर दूँ थोड़ा सा एक बेसिक का फॉर्मूला रह गया तो उसे मैं अभी क्लियर करा देता हूँ।
ठीक है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लिया। ठीक है, और वीडियो को पोस्ट करके आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हो। ठीक है, देखो अच्छे से समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझो, प्यार से समझो। ठीक है, जो आपको अच्छा पढ़ा है वहाँ से पढ़ो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल से पढ़िए। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, जिसका भी पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, बट आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। आपका देखो, आप एक परसेंटेज के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो हम इसमें लास्ट में एक सीरीज चलाएंगे सुपर 50 के नाम से। सुपर 50 के नाम से लास्ट में एक सीरीज चलाएंगे, उसमें आपके 90 या 95 प्लस नंबर हाई कर सकते हो, उससे भी हाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको कराया जाएगा। बट आपको सीखना है और आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए 10th क्लास के मैथ में, 9th के में, 11th के में, 12th के में, और साथ ही साथ फिजिक्स में, तो आप हमारे साथ बने रहे। प्लस कंपटीशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम चलाते हैं पूरे बेसिक के साथ, लॉजिक के साथ अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो यदि देखो आपने छोटे क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, भाजक, सॉरी क्या कहते हैं, भाज्य। और भाज्य बराबर होता है क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। सिंपली इस प्रकार से कोई फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, यदि भाग दिया होगा। यदि नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यदि मैं मान को चलो इस प्रकार से अपन भाग देते हैं, 2 का भाग दे दिया मैंने 6 में। ठीक है, 2 का भाग दे दिया मैंने 7 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 आएगा, 1 बचेगा। अब इसमें से किसको क्या कहते हैं, जिस चीज़ आपने पढ़ा होगा, तो ये वाली जो संख्या होती है इसे अपन भाज्य कहते हैं। ये वाली संख्या होती है इसे अपन भाजक कहते हैं। इस वाली जो संख्या होती है इसे अपन भागफल कहते हैं। ये वाली जो संख्या होती है इसे अपन शेषफल कहते हैं। आई बात समझ में? तो इससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो यही मैंने लिखा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो जो हो गया अपना भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। अब इसे इंग्लिश में लिखोगे तो आपको सिंपली शॉर्ट में लिखना है px gx qx प्लस rx, क्योंकि अधिकतर आपको क्वेश्चनों में px gx qx और rx को ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसे भी लिखाना जरूरी समझा कि px gx qx और rx। ठीक है, अब देखो भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। तो सिंपली से समझो, यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसे अपन भाज्य कहते हैं। यदि किसी संख्या का भाग दिया जाए तो उसे अपन भाजक कहते हैं। यदि किसी संख्या में किसी संख्या भाग देकर जो हमें प्राप्त होता है उसे अपन भागफल कहते हैं, और लास्ट में जो बचता है उसे अपन शेषफल कहते हैं। इस प्रकार से अपन पहचान सकते हो कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से, और इसी से अपन 2.3 को करेंगे, क्योंकि उसमें भाग देने वाली विधि है, और जिसे कहते हैं अपन विभाजन एग्लोरिथम। विभाजन एग्लोरिथम को पढ़ेंगे 2.3 में। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, क्योंकि कल हम 2.1 हो गई हमारी और 2.2 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम 2.2 को ख़त्म करें। लाइव क्लास तो हमारा चल ही रहा है, कोशिश करेंगे उसमें 12 सवाल हैं। ठीक है, तो आप यदि चाहते हो कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें एक ही वीडियो में ख़त्म होनी चाहिए। यदि 2 बनवानी है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर 2 बनाइए, 3 बनाइए, 3 बताइए। ठीक है, अगर आपको जिस प्रकार से पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप सारी के सारी हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप सिंपली मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, आपके सारे डाउट मैथ में हो, फिजिक्स में हो, क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आपके सारे के सारे डाउट इस नंबर पर आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, जो भी आपके डाउट हैं। ठीक है, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, फेसबुक ग्रुप की लिंक, सभी की लिंक मिल जाएगी। आप चाहो तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो ग्रुप में। ठीक है, चाहे फेसबुक पर, चाहे टेलीग्राम पर, कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ जाओ तो प्लीज़ जाइए वीडियो पर कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ जा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिंद।